अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है अक्लमंद मुर्गा। इकरारुर रहमान कहते हैं किसी ज़माने में एक सौदागर था और बड़ा मालदार भी था। वो मुख्तलिफ जानवरों की बोलियां भी अच्छी तरह समझता था। इसी दिन इसने अपने मवेशी खाने में गधे और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल गधे से कह रहा था, तुम खुशकिस्मत हो, जबकि मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और तुम मज़े से रहते हो। गधे ने कहा, मेरा कहा मानो तो तुम भी आराम पाओगे। कल काम के वक्त बीमार पड़ जाना तो मालिक तुमसे काम नहीं लेगा। बैल ने खुश होकर तजवीज़ पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने इनकी बात सुन ली मगर खामोश रहा। अगले दिन जब मुलाजिम ने बैल के बीमार होने की इतला दी तो सौदागर मुस्करा दिया और कहा कि गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। रात को जब गधा आया तो बैल ने शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज़ खूब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर मशक्क़त से चूर चूर था। इस वक्त तो खामोश रहा लेकिन जीभ में सोता रहा। अच्छी नसीहत की है कि खुद मुसीबत में फंस गया। अगले रोज़ सुबह सौदागर फिर मवेशी खाने पहुंचा ताकि गधे और बैल का मामला देखे। आज इत्तेफाकन इसकी बीवी भी साथ थी। इस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा, आज भी मैं बीमार हूँगा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा गज़ब ना करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आज काम पे जाओ वरना जान को खतरा है। सौदागर ये सुनकर हंस पड़ा। उसकी बीवी ने हैरान होकर पूछा, आप क्यों हंसे? सौदागर ने कहा, मुझे गधे और बैल की बातों पर हंसी आ गई। बीवी ने दरियाफ्त किया कि इनमें क्या गुफ्तगू हुई। सौदागर ने कहा, यह एक राज है, अगर जाहिर कर दिया तो मेरी जान को खतरा है। बीवी असरार करने लगी और कहा कि तुम बहाने बनाते हो, दुरुस्त बात नहीं बताई तो मैं अपने आप को कत्ल कर लूँगी। जारी है। सौदागर ने इसे बहुत समझाना चाहा लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और साथ ही वो रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर परेशान हो गया कि अगर बताता हूँ तो मेरी ज़िंदगी पर हर्फ आता है, नहीं बताता तो ये जान खो देती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्गे से कहा, तू आज भी मुर्गियों को डांट रहा है। मुर्गा बोला, क्यों, आज क्या बात है? कुत्ते ने कहा, आज हमारी मलका मालिक से ऐसे राज दरियाफ्त करने पर इसरार करी है कि अगर बता देता तो मालिक की जान खतरे में पड़ जाएगी। मालिक ना बताए तो मलका जान देने के लिए तैयार है। मुर्गी ने कहा, मालिक बेवकूफ़ है जो एक बीवी को काबू नहीं रख सकता। मुझे देखो, मैंने 50 मुर्गियों को संभाल रखा है। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक के खिलाफ ज़रा भी काम करें तो मार मार कर सीधा कर दूं। यह सुनकर मालिक ने हंटर उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। औरत डर गई और सौदागर के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी कि तुम्हारी मर्जी है, खिलाफ आइंदा कोई काम नहीं करूँगी और कभी ज़िद नहीं करूँगी। कहानी है असूल पसंद। बल्कि न्यूयॉर्क के सारे समंदर पर फेरी कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बैठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती, मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हजूम था। फेरी कच्चा भरी पड़ी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी का इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक भरकर जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े ज़रात भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक स्याह फ़ॉर्म शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई इसे रुपए दे। जारी है। साहिल समंदर पर जहाज़, कश्तियाँ और फेरी खड़ी थी। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समुद्र के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थीं। ये मैनहट्टन, न्यूयॉर्क डाउनटाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियो पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बिक रही थीं। करीब ही बेंच बिछे थे जहां पर लोग बैठे हुए इस इंतज़ार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सके। इस कदर धूप थी कि साथ साथ समुद्र की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था, मगर अमेरिकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह इनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों
اردو کی بنیان اور نکریں پہن رکھی تھیں۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر پاکستان جون جولائی میں کسی سیر گاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہو۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ ڈالر اس کے ڈبے میں ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ ان تک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا۔ چاہے تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کے بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی کچھ نہ دیں تو وہ بددعاؤں پر اتر آتی ہیں۔ جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتی ہیں۔ بددعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو 100 بہانے بنائیں گی، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خیر بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی، اور نہ جانے کتنے گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے جینے کی امنگ تھی اور وہ ہر لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہی سوچتے ہوئے وہاں سے چلی آئی کہ جو اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں، ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار کر لینے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔